तो आज हम मिलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप जानते होंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार इंग्लिश में। तो इंग्लिश के जो अलंकार होते हैं उन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच तो आप जान गए होंगे कि ये अलंकार हैं। आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैसे कि हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, तो हिंदी में जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि अलंकार किस में पाए जाते हैं, गद्य में या पद्य में। तो जिस तरह से हिंदी में अलंकार जो है वो पद्य में पाए जाते हैं, काव्य में पाए जाते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी जो अलंकार हैं वो पोएट्री में पाए जाते हैं। तो पोएट्री के स्टेंजास की लाइंस में कई लाइंस ऐसी होती हैं जो जिसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे तो बहुत से होते हैं। जब हम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से करते हैं तो बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 12th लेवल के फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो 12th लेवल में ओनली 7 फिगर ऑफ स्पीच है, 7 फिगर ऑफ स्पीच प्रेस्क्राइब है। और जो हमारे मोस्टली जो कंपटीशन होते हैं जिसमें जनरल इंग्लिश आती है, तो जनरल इंग्लिश में भी केवल 7 टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच में ही पूछा जाता है। तो ये आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये आपका यूजफुल है 12th लेवल तक के लिए और कंपटीशन के लिए जिसमें जनरल इंग्लिश आती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच, तो जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो वाक्य शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं अलंकार कहलाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी जो लाइंस है उसका एक क्रिटिकल अर्थ देती हैं, डिफरेंट अर्थ देती हैं, वो लाइंस फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर कॉमन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो देखिए हम यहाँ पर 7 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 7 फिगर्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, और हमारा ऑक्सीमोरन, और 7th है हमारा ओनोमैटोपोइया। हाँ, तो ये हमारे 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में हमें इनमें पढ़ना है। तो देखिए सिमिली, सिमिली क्या है? सिमिली जो है वह है हमारा उपमा अलंकार। ये हमारा क्या है? उपमा अलंकार है। मेटाफर, मेटाफर है हमारा रूपक अलंकार। पर्सोनिफिकेशन जो है वो है मानवीकरण। और अपोस्ट्रोफी संबोधन। हाइपरबोल है हमारा अतिशयोक्ति। और ऑक्सीमोरन है विरोधाभास। और ओनोमैटोपोइया है ध्वनि सूचक। तो देखिए ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम ओवरऑल फिगर्स ऑफ स्पीच को ही, मतलब 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को ओनली 1 वीडियो में हम कवर करेंगे, और एक ही वीडियो में हम सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो फर्स्ट सिमिली से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा है सिमिली। तो सिमिली जो है वो जो कि उपमा
इनकी डेफिनेशन तो आती ही है, मोस्टली आनी ही है, लेकिन हमें विद एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। लेकिन अभी तक एग्जाम्पल्स भी सिलेक्ट करने को आते थे, लेकिन अब कंपटीशन लेवल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन जो है सिमिली की, तो सिमिली क्या है? A simile is a comparison between two objects। सिमिली क्या है? सिमिली एक कंपैरिजन है, एक तुलना है, किसके बीच? दो वस्तुओं के बीच। A simile is a comparison between two objects of different kinds, which have at least one point in common। जिसमें एट लीस्ट कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है। द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो देखिए, कंपटीशन लेवल में कभी भी डेफिनेशन लिखने को नहीं आती है, कभी भी नहीं पूछी जाती है, लेकिन 12th लेवल तक डेफिनेशन आती है। डिफाइन सिमिली विद एग्जांपल, डिफाइन पर्सोनिफिकेशन विद एग्जांपल। तो हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। तो हमें डेफिनेशन सीखना है इस तरह से कि हम मतलब भूले नहीं और जल्दी से सीख जाएं। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना। आ सिमिली इज अ कंपैरिजन। तो सिमिली क्या है? कंपैरिजन, एक तुलना है। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कितनी वस्तुओं के बीच? दो वस्तुओं के बीच। जब हम दो वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं तो सिमिली होता है, लेकिन कब होता है? कैसी वस्तुएं होनी चाहिए? ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो सिमिली डिफरेंट काइंड्स की, भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं के बीच की तुलना है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक पॉइंट क्या होता है? कॉमन होता है। द वर्ड्स एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। देखिए, एज, लाइक, सो, ये जो 3 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई एक उस सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। तो पहचानने के लिए बहुत ही आसान है। इन तीनों में से कोई एक ही वर्ड अगर है उसमें, तो समझ जाएंगे हम कि कंपैरिजन है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। तो इसमें इस सेंटेंस में कहा गया कि आई वंडर्ड लॉनली। ये पोएट है, वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं डैफोडिल्स की। तो कहता है कि आई वंडर्ड लॉनली, मैं अकेला घूम रहा था। ये तो उसने सेंटेंस बताया, लेकिन इसने यहाँ पर एज अ क्लाउड वर्ड यूज किया। किसकी तरह? क्लाउड की तरह, बादलों की तरह। तो देखिए, यहाँ पर एज आया है कंपैरिजन के लिए। ही आई की तुलना क्लाउड से की गई है। जो आई है, यहाँ पोएट है, वो कहता है कि मैं क्लाउड्स की तरह यहाँ पर घूम रहा था अकेला। तो यहाँ पर एज वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए यह सिमिली है और आई की तुलना क्लाउड से हुई है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है किसी क्वालिटी के लिए, यहाँ वंडर के लिए आया है, मैं ऐसे घूम रहा था जैसे बादल। तो जैसे कि सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी फ्रेश है जितनी ओस की बूंद। तो यहाँ पर एज आया है। सी की तुलना ड्यू से की गई है, ओस की बूंद से की गई है। जैसे सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन आवर सॉन्ग्स, या इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग्स। तो देखिए, ये वैलेंटाइन बियर्स की लाइन है, सरोजनी नायडू ने लिखी है। यहाँ पर सी पालकी के लिए आया है। तो कहते हैं, पालकी धारक कहते हैं कि पालकी हमारे गीतों के
गीतों की ओस में इस तरह से झूमती है, जैसे कि ओस में गीतों में इस तरह से घूमती है, यह पालकी यहाँ से यहाँ झूमती हुई प्रतीत होती है, जिस तरह से ओस की बूंद में तारा हिलता हुआ प्रतीत होता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है, एस आया है, इसमें एज आया है, इसमें लाइक आया है। तो ये हो गया हमारा सिमिली। तो ये हमारा सिमिली कंप्लीट हुआ। सिमिली क्या है? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common. The words as like so are used for comparison. तो ये हमारी सिमिली हो गई और ये सिमिली के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। तो मेटाफर जो है, मेटाफर भी एक प्रकार की कंपैरिजन है। तो देखिए दूसरा जो है मेटाफर। मेटाफर क्या है? मेटाफर रूपक अलंकार है। तो देखिए जिस तरह से उपमा में तुलना होती है, इसी तरह से रूपक में भी तुलना होती है। आपने हिंदी में ये अलंकार पढ़े होंगे। तो देखिए जब हम रूपक में तुलना होती है तो क्या होता है, पहले ऐसे ही समझ लीजिए। सिमिली में जब तुलना होती है तो किसी को किसी की तरह तुलना की जाती है, लेकिन मेटाफर में जो तुलना होती है, जो कंपैरिजन होती है, उसमें हम जिससे तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, उसे वह मान लेते हैं। अभी पहले मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे अगर हम कहें कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हमने कालिदास कहा है, सेंटेंस है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। तो देखिए कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कालिदास शेक्सपियर के जैसे हैं। अगर हम यहाँ लाइक लगा देते हैं, कालिदास इज लाइक द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हमारा सिमिली हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये लाइक शब्द यूज नहीं हुआ है। तो जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं और एज लाइक सो नहीं लगाते हैं तो हम उसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर कालिदास को हमने क्या मान लिया है? शेक्सपियर मान लिया है भारत का। तो कालिदास भारत के शेक्सपियर है, ना कि शेक्सपियर के समान है, बल्कि शेक्सपियर ही है। तो जब हम किसी को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि कैमल is the ship of desert, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट को हमने क्या मान लिया है? जहाज मान लिया है। तो जब हम किसी से तुलना करते हैं और जिससे तुलना की उसे मान लेते हैं तो मेटाफर होता है। तो एस की डेफिनेशन है हमारी मेटाफर की, in metaphor the things compared are treated as one and the same. The words of comparison as like or so are not used. हाँ, तो देखिए इन मेटाफर, मेटाफर में क्या है? जो थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, कंपेयर तुलना की गई। मेटाफर में तुलना की गई वस्तुओं को आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो दोनों वस्तुएं वन, एक हैं या सेम हैं, तो समान माना जाता है। और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन जो है एज लाइक सो आर नॉट यूज, इनका यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ कालिदास को शेक्सपियर मान लिया, कैमल को शिप मान लिया। अगर हम कहें
but a walking shadow. जीवन एक चलती फिरती परछाई है। तो यहाँ पर हो गया जीवन की तुलना चलती फिरती परछाई से की है, लेकिन हमने इसे जीवन को चलती फिरती परछाई मान लिया है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर मान लिया है। तो जब हम किसी की तुलना किसी से करते हैं और मान लेते हैं तो मेटाफर होता है। तो देखिए डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी और एग्जाम्पल लेकिन बहुत आसान है, बस ये देखना कि इसमें तुलना की गई है। अगर तुलना की गई है और एज लाइक सो है तो सिमिली है, एज लाइक सो नहीं है तो मेटाफर है। तो ये हमारा हो गया मेटाफर। अब हम चलते हैं थर्ड फिगर ऑफ स्पीच की ओर, और थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है हमारा पर्सोनिफिकेशन। जो होता है मानवीकरण। तो देखिए बहुत ही इजी है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन बनता है पर्सन से। पर्सोनिफिकेशन पर्सन से बनता है, और पर्सन क्या है? पर्सन व्यक्ति होते हैं, मानव होता है पर्सन, तो मानव से बनता है मानवीकरण। तो पर्सोनिफिकेशन, इन पर्सोनिफिकेशन lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life। छोटी सी डेफिनेशन है, देखिए इन पर्सोनिफिकेशन में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तुओं को एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और सजीव विचारों को भावनाओं को आर थॉट ऑफ ऐसे सोचा जाता है एज जैसे पर्सन्स हैविंग लाइफ, जैसे कि व्यक्ति हो जो जीवन रखते हैं, मतलब सजीव। तो सिंपल सी बात ये है कि पर्सोनिफिकेशन में बात तो निर्जीव वस्तु की जाती है या किसी फीलिंग की जाती है, लेकिन उसका गुण सजीव की तरह बताया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में है अपॉर्चुनिटी, knocks the door but once। देखिए कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा अवसर है, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या कर रहा है? दरवाजा खटखटाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है और ऐसे काम कर रहा है एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, जैसे कि वो व्यक्ति करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी निर्जीव है, सजीव का काम कर रहा है। जैसे कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो यहाँ पर लव एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसकी आंखें थोड़े ना होती है जो अंधा हो, लेकिन यहाँ पर सजीव माना है। लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर झूठ को ऐसे दर्शाया, झूठ के पैर क्यों होंगे? झूठ कोई पर्सन थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पर झूठ को पर्सन की तरह माना गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है, लाइफलेस है, नॉन लिविंग है, लेकिन सजीव की तरह काम करता है। जैसे कि एंजाइटी is sitting on her face। एंजाइटी होती है चिंता, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। तो यहाँ पर चिंता को कैसे दर्शाया गया है? लिविंग दर्शाया गया है कि उसके चेहरे पर बैठी है। तो क्या चिंता बैठी होती है? बैठने का काम करती है? नहीं, लेकिन यहाँ
पर चिंता को सजीव माना गया है, लिविंग माना गया है, इसलिए ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये हमारे 3 हो गए। 4 पर चलते हैं हम। तो हमारा 4th फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है, संबोधन। अपोस्ट्रोफी एक प्रकार का संबोधन है। तो देखिए अपोस्ट्रोफी की डेफिनेशन, एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। अपोस्ट्रोफी क्या है, सीधा एड्रेस, संबोधन है, टू द डेड, किसी मृत के लिए, टू द एब्सेंट, किसी अनुपस्थित के लिए, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या किसी पर्सोनिफाई किए गए ऑब्जेक्ट, वस्तु या विचार के लिए। तो जब हम किसी को सीधा एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, किसी मरे हुए को संबोधित करते हैं, किसी एब्सेंट को, किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को संबोधित करते हैं, तो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। और इसका ये मार्क जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इसका साइन होता है पहचानने का। तो देखिए इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी मार्क लगा होता है। ओ डेथ, मृत्यु को संबोधित किया, ओ डेथ कम सून, अरे मृत्यु शीघ्र आ जाओ, तो मृत्यु को संबोधित किया। ओ जूलियस सीजर, तो यहाँ पर जूलियस सीजर को संबोधित करते हुए कहता है ब्रूटस, ये जूलियस सीजर के का कोटेशन है, ओ जूलियस सीजर thou art mighty yet, अरे जूलियस सीजर तुम अब भी इतने शक्तिशाली हो मरने के बाद भी। तो यहाँ पर जूलियस सीजर को संबोधित किया है। तो जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे कि ओ नॉटी बॉय, ओ गर्ल, और इस तरह से लेडीज एंड जेंटलमैन, हम किसी को कुछ भी कहकर संबोधित करते हैं, तो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो अपोस्ट्रोफी क्या है, an apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to the personified the object or idea। तो ये हमारा अपोस्ट्रोफी हो गया। अब है हमारा 5th ऑक्सीमोरन, जो है विरोधाभास। विरोधाभास आप जानते ही होंगे, विरोध, जब हम किसी दो विरोधी वस्तुओं को एक साथ लिखते हैं। तो इन ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन में क्या है, टू अपोजिट क्वालिटीज, दो अपोजिट क्वालिटीज को आर एडेड टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु में के लिए ऐड किया जाता है। एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट होते हैं, मतलब जब किसी सेंटेंस में आपको दो अपोजिट मिल जाए, समझ लो कि ऑक्सीमोरन है। जैसे लाइफ इज अ बिटर स्वीट, जीवन कड़वी मिठास है। बिटर और स्वीट एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक ही सेंटेंस बताया है, जीवन एक कड़वी मिठास है, लेकिन जीवन की विशेषताएं जो हैं वो दोनों अपोजिट हैं, बिटर और स्वीट। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य। सेंटेंस एक है लेकिन इसमें दो अपोजिट हैं, ओपन और सीक्रेट। तो इस तरह से जैसे कि ही इज आइडली बिजी, वह आइडली बिजी है, आलसी भी है, खाली है और बिजी है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दो अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में आ जाएं, तो वह हमारे ऑक्सीमोरन होते हैं। अब हमारा हाइपरबोल, हाइपरबोल आप जानते होंगे, जब कोई बहुत ही हाइपर होने लगता है, किसी बात से बहुत ही उत्तेजित होने लगता है, या छोटी सी बात के लिए भी हाइपर हो जाता है, अतिशयोक्ति होता है। तो जब हम किसी बात को इस तरह से कहते हैं कि वो वास्तव में उतनी है नहीं है जितना हम दर्शाते हैं, तो वहाँ अतिशयोक्ति हो जाता है। जैसे कि आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हो इस तरह से अतिशयोक्ति वाले वाक्य। तो इन हाइपरबोल, हाइपरबोल में थिंग्स आर शोन, वस्तुओं को ऐसे दर्शाया जाता है एज ग्रेटर और लेस, या तो अधिक ज्यादा या अधिक कम, बेटर और वर्स, या तो अधिक अच्छा या अधिक बुरा, देन दे रियली आर, जितनी कि वो वास्तव में है, जितनी वो है उससे कहीं बढ़कर या तो बहुत अच्छा बताया जाएगा या बहुत बुरा, या तो बहुत अधिक या बहुत कम। वास्तविक स्थिति से अलग अगर हम किसी वस्तु का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वहां पर अतिशयोक्ति होता है। जैसे सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि सागर भर गया। तो वह रोई वास्तविकता है, वास्तविकता है कि वो बहुत रोई, लेकिन यहाँ पर कह दिया ओशियंस ऑफ टीयर्स,
तो अतिशयोक्ति हो गया कि वह इतना रोई कि सागर भर गया। 10,000 saw I at a glance, 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही नजर में 10,000 की दूरी तक का देख लिया। तो नजरें इतनी तेज नहीं होंगी कि इतनी 10,000 तक मील तक का कोई देख ले। तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो गया। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गईं। तो अतिशयोक्ति हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस हाइपरबोल होते हैं जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अब देखिए हमारा एक लास्ट का रह गया है, हमारा यहाँ पर 7 में से, तो आउट ऑफ 7 वन फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमैटोपोइया। तो ओनोमैटोपोइया जो है वो है ध्वनि सूचक, हमारा 7 जो 7वां है। ध्वनि सूचक, तो जिसमें ध्वनि की का संकेत होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है इसकी डेफिनेशन। इन ओनोमैटोपोइया द साउंड suggests the sense or meaning। जो हमारा ओनोमैटोपोइया है उसमें साउंड, उसकी जो साउंड है वही सेंटेंस का सेंस और मीनिंग शो करती है। तो ओनोमैटोपोइया में साउंड से सेंटेंस का अर्थ व्यक्त होता है। तो ऐसी साउंड, किसी सेंटेंस में साउंड पता चले जैसे कि द कैट म्यूज, बिल्ली म्यू म्यू करती है। द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो इसमें म्यू शब्द से ध्वनि पता चल रही है इसलिए ओनोमैटोपोइया है। इसमें बार्क से पता चल रहा है इसलिए ओनोमैटोपोइया है। द कर्फ्यू tolls the knell of parting day, शाम के समय बजने वाली गिरजाघर की घंटियां बजकर दिन के समाप्त होने की सूचना देती हैं। तो ये सभी हम सेंटेंसेस साउंड शो कर रहे हैं किसी ना किसी चीज की। तो जिस सेंटेंस में कोई भी साउंड हो, चाहे वाटर लैपिंग की हो साउंड हो, कलकल करने की, या कुछ भी साउंड हो, जहां पर साउंड है वहां पर होगा ओनोमैटोपोइया। तो यहाँ पर मैंने 7 इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच कवर किए हैं और आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल समझाए हैं। तो डेफिनेशन भी मैंने समझाने की कोशिश की है, तो वो तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, जिससे आसानी से आप लर्न कर सकोगे। और फिगर, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनका मैंने सबका आपको क्लू दिया है पहचानने का। जैसे कि सिमिली को कैसे पहचानेंगे? सिमिली को पहचानेंगे एज लाइक सो से। किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन है, तुलना है, एज लाइक सो है, सिमिली है। अगर तुलना है और एज लाइक सो नहीं है तो मेटाफर है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसके बारे में सजीव की तरह बताया जा रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन है। हमारे जो अपॉस्ट्रोफी है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, ओ डेथ कम सून, ओ ग्रे, ओ जूलियस सीजर, फेल्टी, दाय नेम इज वुमन। तो इस टाइप से सभी अपॉस्ट्रोफी हो जाएंगे। और हमारा जो ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास, ईच सेंटेंस में आपको 2 अपोजिट मिलेंगे, 2 विलोम शब्द मिलेंगे। ओपन सीक्रेट आपने पढ़ा है, बेटर स्वीट। इसी तरह से कई सेंटेंसेस, स्वीटेस्ट सैडेस्ट आपको मिलेंगे, आइडली बिजी। तो एक सेंटेंस में जब 2 अपोजिट मिले तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा आपका। इसके बाद हमारा हाइपरबोल, तो सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि वास्तव में सच है या झूठ है। जिसमें झूठा डिस्क्रिप्शन किया जाता है हाइपरबोल हो जाता है। और हमारा ओनोमैटोपोइया तो और इजी है, क्योंकि इसमें सेंटेंस से ही पता चल जाएगी कि इसमें कोई साउंड है या नहीं है। अगर साउंड है तो ओनोमैटोपोइया है।
तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। पहचानना तो आपको अभी आ गया होगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप एग्जाम्पल्स को पहचान कर देख सकते हैं कि आप उन्हें पहचान पा रहे हो या नहीं। और डेफिनेशन आप अगर एक बार दो बार वीडियो देख लोगे तो डेफिनेशन भी आपको लर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 12th लेवल पर कवर किए हैं 4 मार्क्स। तो ये आपका 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं और बड़ी आसानी से आप इन्हें अचीव कर सकते हो, क्योंकि अगर इनको 7 की डेफिनेशन लर्न कर ली तो समझ लो सब हो गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। और अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी ही आप वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने कोर्स को कवर करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।